Hello and welcome back once again in another session of Partnership Accounting. हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के अंडर हमने काफ़ी कंसेप्ट अभी तक कवर किए और हमने जो लास्ट वीडियो कवर की है उसमें हमने देखा था कि किस तरह से कंप्यूटेशन की जा सकती है, कैलकुलेशन की जा सकती है, अमाउंट ड्यू निकाला जा सकता है। और अब हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने हैं, समझने हैं, थोड़े से और टिपिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझने हैं कि किस तरह से एक रिटायर होने वाले पार्टनर के जो अमाउंट ड्यू होता है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है और उसकी पेमेंट किस तरह से की जा सकती है। तो आज का जो मेरा बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड ही सेशन रहेगा वो है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन जो कवर किया है वो है क्वेश्चन नंबर 34 विच इज ऑन पेज नंबर 5.117। तो मेरे पास डीके गोयल बुक है, आपको मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है, और ये बुक जो है वो सीबीएसई से एफिलिएटेड जो इंग्लिश मीडियम की बुक है वो वाली है। ये हरियाणा बोर्ड से एफिलिएटेड वाली नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो इसलिए ये आप रेफर कर सकते हो। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम एज एट 31 मार्च 2020। आपको राम और श्याम की बैलेंस शीट बता रखी है जिसमें आपको लाइबिलिटीज साइड पर राम की कैपिटल, श्याम की कैपिटल, रिजर्व देखो एक फ्री रिजर्व आपको दिख गया है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉइज के लिए बनाया गया होता है, क्रेडिटर्स है, नेट प्रॉफिट्स। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं, तो इन्हें भी हमने क्या करना है, जो ट्रीटमेंट हमने रिजर्व्स की देनी है वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स की भी देंगे। एसेट साइड पर अगर हम चेक करें तो हमें प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स और कैश एसेट्स बता रखी हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक अर्लियर पार्ट्स नहीं चेक किए हैं तो वो जरूर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स अवेलेबल हैं। राम रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। राम रिटायर हो चुका है। गुडविल जो है वो वैल्यू की गई है 10,000 रुपीज पर। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 10% से। 5% की डाउटफुल डेट्स की हमने प्रोविजन बनानी है ऑन बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब डेटर्स होता है। Assuming मानो that these adjustments are duly carried out, show the capital accounts and balance sheet of Shyam after Ram has been paid off. Shyam borrows money from his bank on the security of plant and machinery to pay off Ram. इसका मतलब राम को पेमेंट कर दी गई है, जितना कैश अवेलेबल था वो यूज कर लिया गया है और जो कमी आ रही थी वो उसने क्या किया है, बैंक से लोन लेकर, एक तरीके से बोरो करना मतलब उधार लेना, तो बैंक से लोन ले लिया गया है और फिर राम को पेमेंट कर दी गई है। आंसर जरूर एक बार नोट कर लीजिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सको। हमें क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया है और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी अगर जरूरत हुई तो पास करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 34 में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जिसकी डेबिट साइड पर, क्योंकि पेटेंट्स वैल्यूलेस हो चुके थे तो हमने पेटेंट्स शो कर दिए 2000 के। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही थी तो हमने वो शो कर दी यहाँ पर 10% कैलकुलेट करके। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बुक डेट्स पर भी प्रोविजन बनाने के लिए कहा गया था तो हमने वो प्रोविजन भी यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। अमाउंट किस तरह से निकाली गई है, पेटेंट्स वैल्यूलेस थे तो पूरी अमाउंट आ गई है। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की थी, हमें 10% कहा गया था, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो हमने 10% कैलकुलेट कर दिया। बुक डेट्स जो थे वो हमारे पास 4,000 अवेलेबल थे और हमें 5% की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था डाउटफुल डेट्स की, तो हमने कैलकुलेट किया तो वो 200 रुपीज हमारे पास आ गई।
क्रेडिट साइड पर हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये सारा का सारा यानी कि 7200 हमारा लॉस हो जाएगा, जिसे हमने दोनों पार्टनर्स में, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं राम और श्याम, तो हम राम और श्याम में डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब आपसे मैं कुछ एक बार क्वेश्चन करना चाहूंगी, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर अपने मन में उसका जवाब दोगे मुझे, कि हमें क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी थी? नहीं बता रखी थी। तो जब ना बता रखी हो तो हमने उसे क्या मानना होता है? हमने इक्वल मानना होता है। और क्योंकि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं तो इसलिए हाफ हाफ की डिवीजन हो जाएगी, मतलब 1:1 ओल्ड रेशियो बन जाएगी। तो इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो राम और श्याम दोनों को लॉस बराबर सहना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, जो कि हमें कहा गया था क्वेश्चन में, तो देखो बैलेंस हमें कितना दे रखा था? हमें राम की कैपिटल का बैलेंस 30,000 दिया हुआ था, हमें श्याम की कैपिटल का बैलेंस 27,500 बता रखा था। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें रिजर्व दिया हुआ था तो हमने रिजर्व बांट दिया। अब क्योंकि ओल्ड रेशो 1:1 है तो रिजर्व 1:1 में ही बढ़ जाएगा। मैंने इसकी जर्नल एंट्री नहीं की है, मैंने इस बार डायरेक्ट पोस्टिंग ही कर दी है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसे ओल्ड रेशो में, क्योंकि रेशो इक्वल है तो बांट दिया गया है। और ये मिलने वाली चीज है पार्टनर को, और पार्टनर को मिलने वाली चीज हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक बार इसको छोड़कर नेट प्रॉफिट भी लायबिलिटी साइड पर ही गिवन था ना, तो वो एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था क्रेडिट में जो हमें दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, हमने उस नेट प्रॉफिट को भी इक्वल रेशो में बांट दिया। ठीक है, तो आपको बैलेंस भी समझ में आ गया, आपको रिजर्व भी समझ में आ गया, और आपको नेट प्रॉफिट भी समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक काम हो गया। अब देखो बहुत ही ध्यान से कि ये जो लॉस निकला था ये क्रॉस उतरता है, तो इसे हम टू रिवैल्यूएशन लिखकर डेबिट साइड पर राम और श्याम में 3600 एंड 3600 शो कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको याद हो तो हमें गुडविल बता रखा था। गुडविल फर्म की कितनी बता रखी थी? 10,000। तो ये मैंने एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया है जिसमें हमने गुडविल ऑफ द फर्म लिखी, राम का शेयर कैलकुलेट किया, राम हाफ शेयर था उसका, तो हमने हाफ कैलकुलेट किया, तो गुडविल कितनी निकली राम के शेयर वाली? 5,000। और हमें पता है कि हमने इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से करनी होती है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, या जो मैंने आपको जैसे समझाया हुआ है कि गेनिंग को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट कर दो। राम क्योंकि बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो एक तरीके से वो सेक्रीफाइस कर रहा है आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट्स का, तो इसलिए वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैटेगरी में भी माना जा सकता है। तो ये जर्नल एंट्री होगी। और अब हम देखेंगे कि इस जर्नल एंट्री को हम किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर सकते हैं। तो देखो, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब श्याम की डेबिट साइड में लिखा क्या आएगा? टू राम। तो देखो मैंने टू राम लिखकर श्याम में लिख दिया। इतना तो अब आपको पता ही है ना कि जो यहाँ नाम लिखा हुआ हो तो उसी के नाम में नहीं आता, वो दूसरे के कॉलम में आएगा जो उसके सामने ऑपोजिट, मतलब उसके अलग ऑपोजिट एंट्री में था। बिल्कुल इसी तरीके से हम श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एंट्री करें तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करें तो राम क्रेडिट हो रहा है, तो बाय श्याम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा और राम वाले कॉलम में अमाउंट लिखी हुई आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब कोई और एडजस्टमेंट नहीं बची है, लेकिन हमें क्या कहा गया था कि राम को पे ऑफ करना है। अब पे ऑफ कैसे करें? देखो, अगर हम वर्किंग नोट नंबर 2 देखें, हम अगर अमाउंट ड्यू राम का कैलकुलेट करते हैं, जिसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम क्रेडिट साइड को ऐड कर लेंगे और डेबिट साइड में जो अभी तक हमने लिखा है, मैंने किस पर टिक लगाई हुई है? सिर्फ 3600 पर, तो हम इसे माइनस करेंगे। जब 41,000 में से 3600 माइनस होगा तो अमाउंट ड्यू 37,400 निकलता है। अब देखो हमारे पास कैश कितना अवेलेबल था, अगर आपने क्वेश्चन नोट किया हो या ध्यान से देखा हो तो हमें कैश सिर्फ 1,000 अवेलेबल था। हमें कितना लोन लेना पड़ेगा, वो भी लोन कैसे लेना है? लोन हमने प्लांट एंड मशीनरी को गिरवी रखकर फिर लेना है, तो इसका मतलब हमें बैंक लोन बाकी का रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 36,400 लेना पड़ेगा।
अब लोन लेने की एंट्री क्या होती है? लोन लेने की एंट्री में है कि बैंक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा, तो आपका बैंक रिसीव कर लेगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, ये आप +1 में पढ़कर आए हो। तो डेबिट द रिसीवर कर बैंक को डेबिट कर दो। और क्योंकि बैंक लोन आपकी एक लायबिलिटी है, तो इसलिए लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमें पता है। तो टू बैंक लोन अकाउंट कर ये 36400 से एंट्री आ जाएगी। और अब आपके बैंक में पैसा आ गया, तो अब आप इसे बाकी का जो रिमेनिंग बैलेंस है, 1000 तो कैश दे दिया राम को, बाकी का बैंक के थ्रू आप उसे पेमेंट कर दोगे, मतलब बाकी पैसा आपका बैंक पे कर देगा आपके बिहाफ पर, ठीक है, यानी कि श्याम के बिहाफ पर। सिंपल सी बात। बाकी अब क्या बचा? अब सिर्फ श्याम के अकाउंट की सेटलमेंट करना बचा, जो कि एक बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में बैलेंस कैरेट डाउन निकल आएगा 24900। तो अब देखते हैं जल्दी से कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो, सबसे पहले एसेट साइड चेक कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी हमने सिर्फ गिरवी रखी थी, बेची तो नहीं थी ना, तो इसलिए प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि 5000 वैल्यू कम हो गई थी, तो 50,000 में से 5,000 लेस कर फिर हम यहाँ पर 45,000 शो करेंगे। स्टॉक हमारे पास दिया हुआ था, हमने वो लिख दिया। डेटर्स में हमने 5% की वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर माइनस कर दी, तो 3800 बाहर आ गया। अब हम अगर चेक करें लाइबिलिटीज साइड पर, देखो यहाँ पेटेंट्स मैंने नहीं लिखे, क्योंकि पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए थे, इसलिए एसेट साइड पर उन्हें नहीं लिखा गया है। कैश भी खत्म हो चुका था, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ ये 3 ही एसेट्स आएंगी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। अगर हम अब लाइबिलिटीज साइड की बात करें, तो देखो वहां पर श्याम की कैपिटल बची है, इस बार राम की तो कैपिटल है ही नहीं, तो इसलिए हम श्याम्स कैपिटल लिखेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हमने यूज ही नहीं किया, तो एज इट इज लिख देंगे। क्रेडिटर्स हमारे पास जैसे थे, हम उन्हें भी वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि उनमें भी कोई चेंज नहीं आया। इस बार लाइबिलिटीज साइड पर बैंक लोन आएगा। याद है ना, अब जर्नल एंट्री में मैंने आपको क्या समझाया था कि हम उधार ले रहे हैं बैंक से पैसा, तो वो हमारी लाइबिलिटी बनेगा, तो शो कर दो लाइबिलिटीज साइड पर। बस एक चीज याद रखना कि फुल डिस्क्लोजर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने कुछ कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस +1 में पढ़े हैं, तो ये अच्छी बात रहेगी अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगेंस्ट या प्लांट एंड मशीनरी रेंडर्ड एज सिक्योरिटी, इस तरीके से अगर आप कुछ लिख दोगे तो ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन हो जाती है, और जितना बैंक लोन लिया है आप उसे यहाँ पर लिख सकते हो, और कुछ इस तरह से आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36, विच इज ऑन दी नेक्स्ट पेज, दैट इज 5.118। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z as at 31st March 2018. They shared profits in the ratio of 3:3:2. अब आपको 3 पार्टनर्स बता रखे हैं और उनकी ओल्ड रेशो बता रखी है, तो जल्दी से देखते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या बता रखा है। देखो, अगर मैं लाइबिलिटीज साइड की बात करूं, तो हमें क्रेडिटर्स बता रखे हैं, फिर से हमें एक जनरल रिजर्व बता रखा है, हमें इस बार पार्टनर्स के लोन बता रखे हैं कि एक्स का इतना लोन था और वाई का इतना लोन था, ठीक है, मतलब एक तरीके से एक्स से इतना लोन लिया हुआ था और वाई से इतना लोन लिया हुआ था, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस लिया हुआ था बनेगा ना, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी साइड पर है, तो हमने चुकाना है, इसका मतलब हमने इनसे पैसे लोन की फॉर्म में लिए हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमें तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस बता रखे हैं। अगर एसेट साइड देखें तो हमें कैश एट बैंक दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, डेटर्स में से कुछ प्रोविजन माइनस की हुई है, देन स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, एक हमें एक तरीके की फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की फॉर्म में हमें ये बता रखा है, देन प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यानी कि डेबिट बैलेंस हमें दिया हुआ है, एक तरीके का ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। अब देखते हैं कि हमें आगे फर्दर क्वेश्चन में क्या बता रखा है। देखिए, 1 अप्रैल 2018 को वाई ने डिसाइड किया है कि वो रिटायर होगा, और कंडीशंस क्या हैं, स्टॉक को कम किया जाएगा, डेप्रिशिएट किया जाएगा। देखो कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है या बाय लिखा हुआ है, बाय, तो जब बाय लिखा हुआ तो यही अमाउंट यूज करते हैं।
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ करने का मतलब यहाँ पर होता है कि पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में इसे बांट देना है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आने वाली आइटम नहीं है। अगर आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट के एडजस्टमेंट्स, जब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना समझा था, वो बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने समझा हो तो हमने किया था कि फिक्टिशियस एसेट्स जो होती हैं वो इसमें नहीं ट्रीट होती हैं। सिर्फ ऐसी एसेट्स इसमें आती हैं जिन्हें हम सेल कर सकते होते हैं। तो इसलिए ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही पुरानी रेशो में बट जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमने इसे राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, देखो बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू। अब कौन सा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय या टू? टू। तो जब बाय लिखा हो तो वही अमाउंट यूज करनी होती है, लेकिन जब टू लिखा हुआ हो तो हमने डिफरेंस देखना होता है कि वो डिफरेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब क्योंकि इस केस में ये बढ़ रहा है और ये हमारा नुकसान है कि हमें कम पैसे मिलेंगे हमारे डेटर्स से, तो इसलिए ये डिफरेंस जो होगा वो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट यानी कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है तो हम उसे क्रेडिट साइड पर नोट करेंगे। अब देखो आगे गुडविल से रिलेटेड पॉइंट क्या बता रखा है कि गुडविल जो है फर्म की उसे 80,000 वैल्यू किया गया है। जो अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का उसे एक्स और जेड की कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। देखो वैसे भी तो यही बनेगा ना, क्योंकि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब जो वाई चला गया तो एक्स और जेड की जो रेशो बची है वही गेनिंग रेशो बची ना, तो उसी में वही न्यू रेशो है, वही गेनिंग रेशो है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर देंगे। तो ये लाइन पढ़कर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लाइन का भी वही मतलब बन रहा है जो हमने नॉर्मली समझा है कि अगर कुछ और ना दिया हुआ हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशो होती है वही न्यू रेशो होती है और वही गेनिंग रेशो होती है, और हमने उसी गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंगली इस गुडविल को एडजस्ट कर देना है। लेकिन इसको नहीं, इसमें से जितना वाई का शेयर निकलेगा उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब हमने बनाना क्या क्या है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमने बैलेंस शीट बनानी है ताकि हम इन सारे इफेक्ट्स को शो कर सकें। एक बार जल्दी से हिंट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बता रखा है। देखो हमें प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, वाई का लोन अकाउंट दे रखा है कितना बनेगा, कैपिटल दे रखे हैं एक्स और जेड के बैलेंसेस, देन बैलेंस शीट का टोटल बता रखा है। तो अब जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 36 में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने सारा का सारा ओरली आपको समझाया है। स्टॉक में बाय लिखा हुआ था तो 12,000 से ही ये, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी वैल्यू, तो हमने इसे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर लिख दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 2 यानी कि 6,000 तक लेकर जाना था, 4,000 तक तो वो बनी हुई थी प्रोविजन, तो जो 2,000 डिफरेंस निकला उसे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर मैंने शो कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट हो रहे थे यानी कि बढ़ रही थी उनकी कीमत, तो हम बाय फिक्स्ड एसेट्स कर लिखेंगे रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर। अब अगर इसे सॉल्व किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, तो 30,000 में से जब 14,000 माइनस हो जाएगा तो 16,000 विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, जिसे प्रॉफिट बोला जाएगा, जो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में शो किया जाएगा। ठीक है, अब ये पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। पुरानी रेशो कितनी थी, 3, 3 एंड 2, तो 3, 3 एंड 2 के हिसाब से ये 16,000 एक्स, वाई और जेड में बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आ गया। अब अगर हम आगे मूव ऑन करें तो सबसे पहले हम एक छोटा सा वर्किंग नोट देखते हैं जो कि हमें बैलेंस शीट में एक एंट्री पोस्ट करने में काम आएगा, गुडविल वाला। गुडविल हमें 80,000 बता रखी है, और मैंने अभी अभी आपको क्या समझाया है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम सिर्फ उसके शेयर से ट्रीटमेंट देंगे। तो वाई का शेयर जब निकाला तो 3/8 किया तो 30,000 रुपीज हमारे पास वाई का शेयर निकल आया। क्योंकि गेनिंग रेशो मैंने अभी अभी समझाया आपको, जो बच गए हैं उनकी वही न्यू है और वही गेनिंग है, तो 3:2 गेनिंग रेशो बन गई। और इस तरह से एक्स और जेड की कैपिटल में
इस 30,000 को एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो ये जर्नल एंट्री बनेगी। मैंने ये रफ में कैलकुलेशंस कर दिखाई हैं, आप इसे प्रॉपर जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाकर भी शो कर सकते हो और नरेशन भी लिख सकते हो कि एडजस्टमेंट की गई है ये गुडविल की एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब अगर बात करें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की, तो देखो इस बार 3 पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर्स XYZ, पर्टिकुलर्स XY एंड Z, तो ये डेबिट साइड हो गई सारी की सारी, और ये वाला पोर्शन हमारा क्रेडिट साइड डिनोट करने वाला हो गया। सबसे पहले हमने बैलेंस उतारे, X का 1 लाख बैलेंस था, Y का 60,000 एंड Z का 50,000। उसके बाद देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको बैलेंस शीट में से 3 चीजें बताई थी। एक तो था प्रॉफिट एंड लॉस का जो एसेट्स में बैलेंस दिया हुआ था, यानी कि जो एक्यूमुलेटेड लॉस शो कर रहा था। एक था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जिसे हमने राइट ऑफ करना है। एक था लाइबिलिटीज साइड पर जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो देखो अगर हम बैलेंस शीट में सोचें तो बैलेंस शीट अगर यहाँ लाइबिलिटीज होती हैं और इस साइड पर एसेट्स होती हैं, तो देखो मैंने क्या किया, जो एसेट्स वाली दोनों आइटम्स थी उसे क्रॉस डेबिट में उतार दिया, जो लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व था उसे क्रॉस क्रेडिट साइड में उतार दिया। तो मतलब सिंपल सी बात कि मैंने जो ये बैलेंस शीट वाली आइटम्स थी जो कि पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो या सभी पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बंटने वाला था, मैंने वो बांट दिया। कुछ इस तरह से जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से 3, 3 एंड 2 की रेशो में दोनों प्रॉफिट एंड लॉस भी और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट दी गई है वो गुडविल की दी गई है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा है या अभी तक के क्वेश्चंस में हम समझते आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। देखो एंट्री हमने की थी X अकाउंट डेबिट, Z अकाउंट डेबिट, 2Y। तो देखो 2Y, X में X वाली अमाउंट आ गई, डेबिट हो गई, Z में Z वाली अमाउंट डेबिट हो गई। अगर अब हम क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि Y क्रेडिट हुआ था, तो बाय X वाली अमाउंट आ जाएगी Y में, बाय Z वाली अमाउंट आ जाएगी Y में। तो कुछ इस तरह से ये गुडविल वाली एंट्री पोस्ट हो जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हमने क्या समझा था, हमें ये बताया गया था थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ये समझा था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो तो हमने क्या करना होता है, जो भी अमाउंट ड्यू होता है उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। तो अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो Y का टोटल लगाया जाएगा, एक रह गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, जो प्रॉफिट निकला था उसे भी हम डिवाइड कर देंगे। देन उसके बाद हम टोटल करेंगे और जो ये डेबिट साइड में 2 आइटम्स थी इन्हें लेस करेंगे। तो देखो इतनी अमाउंट हमारे पास Y का लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में निकल आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम X और Z को भी बैलेंस कर लेंगे, तो ये उनकी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन वो बैलेंस कैरेड डाउन की फॉर्म में निकलेगा। तो देखो इतना ही हमें आंसर में दे रखा था ना X का बैलेंस, और इतना ही हमें 57,000 Z का बैलेंस दिया हुआ था। तो यहां तक आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गए। अब अगर हम समझे बैलेंस शीट को, तो देखो बैलेंस शीट बहुत ही आसान, कैश एट बैंक को इस बार हाथ ही नहीं लगाया गया है क्योंकि हमने उसे पेमेंट की ही नहीं है, लोन अकाउंट बना है, तो इसलिए कैश एट बैंक जैसा था वैसा ही रहेगा। बिल्स रिसीवेबल भी जैसा था वैसा ही रहेगा। डेटर्स पर 4,000 की बजाय प्रोविजन अब 6,000 की बनी थी, तो 80,000 में से 6,000 माइनस होकर आएगा। स्टॉक जितना हमने रिड्यूस कर दिया था 12,000 आई थिंक, वो 12,000 माइनस होकर फिर यहाँ पर आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएट हुए थे, तो 3 लाख में 30,000 ऐड होकर फिर यहाँ पर शो किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम खत्म ही कर चुके हैं, तो इसलिए वो अब एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर अब हम लाइबिलिटीज साइड की बात करें, तो देखो क्रेडिटर्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया, तो क्रेडिटर एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, हम वो बांट चुके हैं, तो वो भी नहीं आएगा। अब पार्टनर्स के लोन अकाउंट की अगर हम बात करें, तो देखो X का तो उतना ही रहा है बैलेंस, लेकिन Y का लोन अकाउंट बढ़ गया। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चला कि भाई ये लोन अकाउंट यहाँ आएगा,
देखो सिंपल सी बात है, आप ये समझ लो कि y को हमने पेमेंट करने की बजाय उसका लोन बना दिया। हमने अर्लियर भी तो क्वेश्चंस समझे ही है ना। अर्लियर क्वेश्चंस में हमने क्या समझा था कि जो लोन अकाउंट बनता है वो लायबिलिटी बनता है, तो यहां पर भी तो लायबिलिटी बनेगा। पहले से ही लोन अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था तो उसी में वो ऐड कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये तीनों का टोटल बाहर निकल कर आ जाएगा, जो कि पार्टनर्स के लोन अकाउंट का टोटल बनेगा। कैपिटल अकाउंट्स में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे एक्स और जेड, उनका बैलेंस कैरेट डाउन लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का टोटल मैच कर जाएगा। हमारी लायबिलिटीज साइड हमारी एसेट साइड के बराबर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज के ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, जिसमें फिर से कुछ अलग सा था, ये अलग से क्वेश्चंस आपको जरूर पसंद आए होंगे, जरूर समझ में आए होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।